भारत देश है सुनहरी मिट्टी का, भारत देश है लहलहाते खेतों का, भारत देश है उन अनगिनत गांवों का जहां रहते हैं सैकड़ों अन्नदाता। भारत देश जिसे कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है, उसी देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों को मिली है एक सुनहरी सौगात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी दृष्टि एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारत के किसानों को मिली एक नई उम्मीद, किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए की सम्मान राशि 3 आसान किस्तों में दी जाएगी, जो डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर सेवा के माध्यम से सीधा उनके बैंक खातों में भेज दी जाएगी। इस योजना की 16वीं किस्त 28 फरवरी 2024 को भेजी जा चुकी है। 16वीं किस्त के तहत देश भर में लगभग 9 करोड़ किसानों को 21,000 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में किसान सम्मान निधि योजना से उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 63 लाख किसान इस योजना का लाभ उठा पा रहे हैं। अब तक प्रदेश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के मद में 62,998.69 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। यूपी में इस योजना के प्रारंभ से अब तक 2,76,98,010 किसान ऐसे हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिला है। इस योजना का लाभ उन सभी किसान भाइयों को मिला जिन्होंने अपना भूलेख अंकन, बैंक खाते की आधार सीडिंग एवं KYC की प्रक्रिया को पूर्ण किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार इस बढ़ती हुई आधुनिक व्यवस्था में न केवल शहरी विकास एवं आधुनिकीकरण पर ध्यान दे रही है, बल्कि किसानों की सूक्ष्म से सूक्ष्म आवश्यकता पर भी ध्यान केंद्रित करे हुए है। और इसी के अंतर्गत इस योजना से किसानों को बीज, खाद आदि बाजार से खरीदने में सहायता मिलेगी। प्रदेश की सरकार किसानों के हित के लिए ड्रोन तकनीक से कीटनाशक का छिड़काव जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के किसानों के हित में ये भी स्पष्ट किया है कि जिन किसानों को किसी भी कारण से इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उनको भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी स्पष्ट किया है कि वंचित रह गए किसानों के पात्र पाए जाने पर उन्हें पिछली किस्तों का भी लाभ प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है, जो न केवल किसानों को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश को विश्व के मानचित्र पर एक अलग पहचान दे रहा है, क्योंकि भारत की शान को बढ़ाने की है ये नई विधि, किसान सम्मान निधि योजना। राम सब है, राम सभी में बसते हैं, धन और धान्य से भरपूर हैं, सच्चाई, धर्म और वीरता में संपन्न हैं। सरयू के तट तले श्री राम की भूमि अयोध्या में आपका स्वागत है। आज विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। आज यहां 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या विरासत और विकास का एक कीर्तिमान सिद्ध कर रही है। प्राचीन काल से लेकर इस आधुनिक युग तक चलती जा रही है, उसी सभ्यता और भक्ति की भूमि है अयोध्या। अयोध्या निर्माण के लिए
मोदी जी एवं योगी जी की इस डबल इंजन सरकार द्वारा 85,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से विजन अयोध्या 2047 को संभव किया जा रहा है, जिसमें 252 क्रियात्मक परियोजनाएं हेतु 34 कार्यकारी विभाग एवं 26 प्रशासनिक विभाग का प्रयास प्रगति पर है। अयोध्या में आगमन के लिए अयोध्या प्रवेश द्वार का निर्माण हुआ है। उच्चतम रोड एवं हाईवेज की व्यवस्था जैसे राम पथ, जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ एवं धर्म पथ अयोध्या के कुछ प्रमुख मार्ग हैं, जिनकी सड़कों का विस्तार एवं सौंदर्यीकरण कर इन्हें सुगम बनाया गया है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अयोध्या में 5 मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण 37.8 करोड़ की लागत से किया गया है, जिससे सेम की ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली के साथ परिवहन और यातायात को सहज बनाया जा सके और अयोध्या को ट्रैफिक मुक्त किया जा सके। हम आते हैं राम की पैड़ी। ये वही जगह है जहां अयोध्या के प्रसिद्ध दीपोत्सव को मनाया जाता है और लाखों की संख्या में लोग यहां दीप जलाकर अपनी आस्था और राम के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं। यहाँ निरंतर हर वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, जिनसे भारत का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कई बार रोशन हुआ है। राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के साथ पर्यटन, यात्रा, सौंदर्यीकरण एवं विकास की परियोजनाओं के माध्यम से केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार ने इस अनुभव को और सुखद बनाने की उत्तम व्यवस्था की है। सुरक्षा हेतु भी यहाँ 90 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक कवच का निर्माण किया गया है, जिससे मंदिर, यात्री व अयोध्या वासियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा सके। नागेश्वर मंदिर, दशरथ भवन, कनक भवन, हनुमान गढ़ी आदि अत्याधुनिक महत्वपूर्ण मंदिर भी निकट ही स्थित हैं। इन सभी भव्य स्थलों पर आने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए इन भव्य मंदिरों का भी सौंदर्यीकरण किया गया है व अधिक सुविधा हेतु द्वारों को भी चौड़ा किया गया है। अब जब देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी अनेक यात्री अयोध्या आने को उत्सुक हैं, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन एवं महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के माध्यम से देश विदेश के पर्यटकों का अयोध्या आना और सरल व सहज होगा। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रेलवे स्टेशन है, जिसे 251 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। ये एक IGBC सर्टिफाइड ग्रीन स्टेशन है। इसके उद्घाटन के साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अमृत भारत व 6 वंदे भारत ट्रेन सहित अयोध्या विकास हेतु 15,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का विस्तार किया है। अयोध्या में स्थित महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है। 821 एकड़ में फैला यह हवाई अड्डा 1462 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जिसकी विशेषताएं सराहनीय हैं और अयोध्या के विजन 2047 की उड़ान भरने को तैयार है। तो अयोध्या श्री राम की नगरी के साथ साथ एक सुनहरे कल की नगरी भी नजर आती है। और जैसा तुलसीदास जी ने लिखा है, अयोध्या की नगरी को देखो, उसकी स्मृति को समझो, यहाँ धर्म और नैतिकता का निवास है, सभी दिशाओं में प्रकाश है। अयोध्या, विरासत भी विकास भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए पॉडकास्ट में, जिसका नाम है अफसानों की कलियां। मैं आपका दोस्त गौरव देवगन लेके चलूंगा आपको इस कली में कुछ अफसानों के साथ। वैसे एक अफसाना क्या होता है? कोई ऐसी कहानी जो हमें कुछ सोचने पे मजबूर कर दे, या कोई ऐसी कहानी जो हमें कुछ महसूस करने पे मजबूर कर दे। ये निष्कर्ष तो कहानी सुनने के बाद ही निकाला जा सकता है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी अफसानों की कलियों में से, जिसका नाम है बाजू की कली से। तंगे सोरों पर थे।
एक दिन मैं और अशोक बंबई टॉकीज से वापस आ रहे थे। रास्ते में उसके घर देर तक बैठे रहे। शाम को उसने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊं। शॉर्टकट की वजह से वो मोटर को खालिस इस्लामी मोहल्ले में से ले गया। सामने से एक बारात आ रही थी। जब मैंने बैंड की आवाज सुनी तो मैं चौंक गया। एकदम अशोक का हाथ पकड़कर मैं चिल्लाया, दादा मुनि, ये तुम किधर निकल आए? अशोक मेरा मतलब समझ गया। मुस्कुराकर उसने कहा, कोई फिक्र मत करो। मैं क्यों ना फिक्र करता? मोटर इस्लामी मोहल्ले में थी, जहां किसी हिंदू का गुजर नहीं हो सकता था। और अशोक, अरे अशोक को कौन नहीं पहचानता था? कौन नहीं जानता था कि वो हिंदू है, एक बहुत बड़ा हिंदू जिसका कत्ल महत्वपूर्ण होता। मुझे अरबी जुबान में कोई दुआ याद नहीं थी। कुरान की कोई मौजू व मुनासिब आयत भी नहीं आती थी। दिल ही दिल में मैं अपने ऊपर लानते भेज रहा था और धड़कते हुए दिल से अपनी जुबान में बेजोड़ सी दुआ मांग रहा था कि ऐ खुदा, मुझे सुरखरू रखियो। ऐसा ना हो कि कोई मुसलमान अशोक को मार दे और सारी उम्र उसका खून अपनी गर्दन पे महसूस करता रहा। ये गर्दन कौम की नहीं, मेरी अपनी गर्दन थी। मगर ये ऐसी जलील हरकत के लिए दूसरी कौम के सामने शर्म की वजह से झुकना नहीं चाहती। जब मोटर बारात के पास पहुंची तो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अशोक कुमार, अशोक कुमार, अशोक कुमार। मैं बिल्कुल जम गया। अशोक स्टीयरिंग पर हाथ रखे खामोश था। मैं खौफ और हरास की यकबस्तगी से निकलकर हुजूम से ये कहने ही वाला था कि देखो देखो, होश करो, मैं मुसलमान हूं। हाँ, और ये मुझे घर छोड़ने जा रहा है। हाँ, तभी दो नौजवानों ने आगे बढ़कर कहा, अशोक भाई, अगला रास्ता नहीं मिलेगा। आप इधर बाजू की गली से चले जाओ। अशोक भाई? अशोक उनका भाई था? अशोक उनका भाई था और मैं कौन था? मैंने उसी वक्त अपने लिबास की तरफ देखा जो खादी का था। मालूम नहीं उन्होंने मुझे क्या समझा होगा। हो सकता है कि उन्होंने अशोक की मौजूदगी में मुझे देखा ही ना हो। मोटर जब उस इस्लामी मोहल्ले से निकली तो मेरी जान में जान आई। मैंने जब अल्लाह का शुक्र अदा किया तो अशोक हंसा। अरे तुम खामखा घबरा गए। ये लोग आर्टिस्टों को कुछ नहीं कहते। चंद रोज बाद बंबई टॉकीज में नजीर अजमेरी की कहानी, जो मजबूर के नाम से फिल्म बंद हुई, पर जब मैंने कड़ी नुक्ताचीनी की और उसमें कुछ तब्दीलियां करनी चाही तो नजीर अजमेरी ने अशोक से कहा, जनाब, आप मंटो को ऐसे मुबाहसों के दौरान ना बिठाया करें। वो चूंकि खुद अफसाना नवीस है इसलिए मुतासिब है। मैंने बहुत गौर किया, कुछ समझ में नहीं आया। आखिर मैंने अपने आप से कहा, मंटो भाई, आगे रास्ता नहीं मिलेगा, मोटर रोक लो और इधर बाजू की गली से चले जाओ। और मैं चुपचाप बाजू की गली से पाकिस्तान चला गया। जी हाँ, पाकिस्तान, जहां मेरे अफसाने ठंडा गोश्त पर मुकदमा चलाया गया।